आज हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका कैसे स्ट्रगल किया अंग्रेज के खिलाफ, जिस प्रकार से भारत ने किया था, और किस प्रकार से उन्हें आज़ादी मिली। उसके बाद उन्होंने संविधान भी बनाया, और उनका जो संविधान है आज विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। तो क्यों है, ये सारी बातें पहले आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको भारत का संविधान कैसे निर्माण हुआ, संविधान सभा का रचना कैसे हुई, और हमारे संविधान की जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें क्या क्या वर्णन है, इसके बारे में हम फिर बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की, जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। लेकिन वो ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बन गए थे, उन्होंने संघर्ष किया था। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने में सहायता की थी, ठीक उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला ने भी काफ़ी संघर्ष किया, और तब जाके साउथ अफ्रीका को जो है स्वतंत्रता मिली। तो उन्होंने एक स्पीच दिया था, जब देश स्वतंत्र हुआ दक्षिण अफ्रीका, तब उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। नेल्सन मंडेला के शब्दों में, आई हैव अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उन्होंने एक स्पीच दिया था। उन्होंने क्या कहा कि जो मैं दक्षिण अफ्रीका की जो लड़ाई चल रही थी, संघर्ष की, स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें मैंने गोरे का विरोध किया, और आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैं ही हूँ कि जो अब नहीं चाहता हूँ जब देश स्वतंत्र हो गया तो जो दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोग हैं वो जो है सो गोरे लोगों के साथ अन्याय करे। आई हैव चेरिश्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक्स एंड फ्री in which all persons live together in a harmony and with equal opportunity। और मेरी जो इच्छा है कि ऐसा एक लोकतांत्रिक देश बने जहाँ सभी लोग स्वतंत्र रहें और सब लोग एक साथ मिलकर सामंजस्य स्थापित कर जो है सो रहें, और सभी को समान रूप से फलने फूलने का अवसर प्राप्त हो। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लाइव फॉर एंड टू अचीव। यही मेरा आदर्श है और इसी को प्राप्त करने के लिए मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। But if need be, it is an ideal for which I can prepare to die। और अगर इस आइडिया को बचाने की जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने आदर्श को नहीं छोड़ूंगा। ये कथन जो है सो नेल्सन मंडेला ने जब दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ था तो उन्होंने कहा था। ठीक है ना। दिस वाज नेल्सन मंडेला, वह नेल्सन मंडेला ही थे, बीइंग ट्राइड टू टीजन्स बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जिनको जो है सो गोरे लोगों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जेल भेज दिया गया था। एंड ही एंड 7 अदर्स लीडर्स, सिर्फ उनको ही नहीं, उनके 7 और जो सदस्य थे, दोस्त थे, उनको भी भेज दिया गया था टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। पूरे जीवन भर के लिए आजीवन कारावास दिया गया था 1964 में, है ना। फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम, क्योंकि इन्होंने जो है सो अपार्थाइड सिस्टम, भेदभाव वाली जो व्यवस्था थी, उसका विरोध किया था अंग्रेज के काल में। ठीक है ना। ही सेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, उनको 28 वर्ष के लिए साउथ अफ्रीका में एक द्वीप था, मोस्ट डेडेस्ट प्रिजन्स, रॉबिन आइलैंड, वहां पे उन्हें भेज दिया गया। ठीक है ना। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जो दक्षिण अफ्रीका में ही थी, और उसका अर्थ था गोरे और काले के बीच भेदभाव, है ना। द व्हाइट्स यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम वन साउथ अफ्रीका, जो गोरे लोग जो थे उन्होंने इस व्यवस्था को काले लोगों पे, साउथ अफ्रीका के जो अस्थायी निवासी थे, उनके ऊपर लागू किया था। ड्यूरिंग द 17th and 18th century, द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाई इट विथ आर्म एंड फोर्स। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान में जो यूरोप के जो व्यापारी थे वो साउथ अफ्रीका आए व्यापार करने के लिए, और इसी दौरान इन्होंने क्या किया, इसी दौरान जो है सो उन्होंने ताकत के बल पे जो है सो और सेना के बल पे दक्षिण अफ्रीका को अपने अधीन कर लिया, है ना। बट अनलाइक इंडिया, है ना, a large number of whites and had settled in South Africa and become local ruler। लेकिन इंडिया की तरह, इंडिया जो था उसकी तरह नहीं। इंडिया में जब अंग्रेज यहाँ पे देश स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन साउथ अफ्रीका में जब वहाँ पे स्वतंत्रता मिली तो वहाँ के अंग्रेज वहीं पे रह गए, और वहाँ के स्थानीय शासन में उन्होंने अपना योगदान भी दिया और दे रहा है। ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल्स
एंड लेबल्स देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अब देखिए अपार्थाइड सिस्टम क्या है, यह वह व्यवस्था है जिसमें काले और गोरे लोगों के बीच में क्या किया गया, भेदभाव किया गया। काले लोग और गोरे लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था है और काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था है ना। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ पॉपुलेशन। इनकी संख्या कितनी साउथ अफ्रीका में है, 3/4 संख्या इनकी है ना। और इनको ब्लैक कहा जाता है, कॉल्ड ब्लैक। बिसाइड्स द टू ग्रुप्स देयर वर्स पीपल्स मिक्स्ड रेसेस। ये जो काले और गोरे लोग हैं, इसके अलावा वहाँ पे मिश्रित लोग भी हैं जिसे कलर कहा जाता है, और कुछ भारतीय लोग भी जो यहाँ पे गए थे, यहाँ से दक्षिण अफ्रीका। द व्हाइट्स रूलर्स डिटेस्ट ऑल नॉन व्हाइट्स आर इंटीरियर्स। और ये जितने भी काले लोग हैं, मिश्रित लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके साथ गोरे लोग बहुत ही बेकार, बहुत ही अन्यायपूर्ण जो है व्यवहार करते थे। द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और जो ये श्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक। इस प्रकार से जो अपार्थाइड सिस्टम थी वह काले लोगों के लिए क्या था, ऑपरेसिव था, उनको दबाने वाला था, उनके साथ अन्याय करने वाला व्यवस्था था। दे वर्स फॉरवर्डेड फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। वह गोरे लोगों के क्षेत्र में नहीं रह सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया। वे गोरे लोगों के एरिया में तभी कार्य कर सकते थे, है ना। ओनली दे हैव परमिट, जब उनके पास परमिट हुआ करता था। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये जितना भी था, यह काले और गोरे के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, है ना। इसी को पृथक्करण की व्यवस्था कहा गया था, अलग अलग रहने की व्यवस्था कहा गया था, सेग्रीगेशन कहा गया था। दे कुड नॉट इवन विजिट टू चर्च। वो चर्च में नहीं जा सकते थे, वेयर वाइट्स वर्शिप, जहाँ गोरे लोग पूजा करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन। काले लोग कोई भी संस्था नहीं बना सकते थे फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट टेरिबल ट्रीटमेंट। उनके साथ जो अन्याय हुआ था उससे बचने के लिए, ठीक है ना। सिंस 1950 अ ब्लैक कलर्स एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड। अब क्या 1950 जो है में जो है सो जो ब्लैक कलर के लोग थे, जो गोरे लोग थे, सॉरी जो ब्लैक कलर के लोग थे, जो रंगीन चमड़ी वाले लोग थे, जो भारतीय थे, वो क्या कर रहे थे, अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, है ना। दे लॉन्च प्रोटेक्ट मार्च एंड स्ट्राइक। वो उनके खिलाफ जो है सो विरोध कर रहे थे, हड़तालें आयोजित कर रहे थे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला अगेंस्ट पॉलिसी सेग्रीगेशन। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, उन्हीं के झंडे तले ये जो है कार्य कर रहे थे, ठीक है ना। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स। इसमें बहुत सारे श्रमिक थे, यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। मैनी सेंसिटिव वाइट आल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थाइड। बहुत सारे जो अंग्रेज लोग थे, जो संवेदनशील थे, वो भी इस व्यवस्था में, इस लड़ाई में अंग्रेज के खिलाफ और काले लोग के समर्थन में आगे खड़े हो गए। दे प्ले लीडिंग रोल्स इन स्ट्रगल। और उन्होंने अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाया। सिविल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्टिस। बहुत सारे जो देश था उसने भी इसका विरोध किया, इसके खिलाफ जो है निंदा की, कहा कि यह बहुत ही बेकार व्यवस्था है ना, एंड रेसिस्ट, और यह जो है सो अच्छा नहीं है। बट वाइट्स रेसिस्ट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू रोल बाय रिटेनिंग्स। लेकिन जो गोरे सरकार था वह अन्याय करने में जो है सो कोई उन्हें हिचकिचाहट नहीं हुई, वो अपना कार्य जारी रखे। वो टॉर्चर करते रहे, काले लोगों को, हजारों काले लोगों को मारते रहे, है ना। और जो मिश्रित लोग थे, और वो अपनी जो है सो सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अपने लाभ के लिए उस व्यवस्था को जारी रखे, ठीक है ना। हेलो व्यूज, आज हम आप लोगों को साउथ अफ्रीका का संविधान कैसे बना, साउथ अफ्रीका स्वतंत्र कैसे हुई, और भारत का संविधान कैसे बना, भारत संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो क्या है, इन सारी बातों के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टुवार्ड्स और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। पहला जो पार्ट था उसमें हमने बताया आपको साउथ अफ्रीका के बारे में, कैसे स्वतंत्र हुआ। इस पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं टुवार्ड्स और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका में नया संविधान कैसे बना। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड। जैसे जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया और विरोध किया, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। तो जो गोरा सरकार था, अंग्रेज सरकार था, उन्हें लगा कि नहीं, अब हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों को दबाकर नहीं रख सकते हैं। द वाइट्स रेजिम चेंज इट्स पॉलिसी। इसलिए जो गोरा सरकार था, वाइट गवर्नमेंट थी, उसने अपने पॉलिसी में बदलाव कर दिया।
डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वाज लेफ्ट, दबाने वाली जो व्यवस्था थी उसे छोड़ दिया गया। बैन वन पॉलिटिकल पार्टी पे जो प्रतिबंध थी और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया, और मीडिया पे जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया गया। आफ्टर 28 years imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। 28 वर्ष जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में छोड़ दिया गया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, और अंत में जो है 26 अप्रैल 1994 को अर्धरात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक स्वतंत्र देश बन गया। द न्यू फ्लैग, नेशनल फ्लैग of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world। और इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में एक नया राष्ट्रीय झंडा लहराया गया और एक नई लोकतांत्रिक देश विश्व में जुड़ गई। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और इस प्रकार से जो अपार्थाइड सरकार थी उसका अंत हो गया। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और एक बहुनस्लीय मल्टी रेसिज्म गवर्नमेंट की स्थापना की गई। अब देखिए, जब आपका दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था? हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीड्स नेगोशिएटिंग पीसफुल ट्रांजिशंस फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या कहा? ऐतिहासिक रूप से हम दो ग्रुप यहाँ पे हैं, एक वह जिसने शासन किया क्रूरतापूर्वक और एक वह जिसने संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन जो क्रूरतापूर्वक शासन किया था उसने छोड़ दिया अपना इरादा। अब वह जो अपार्थाइड को छोड़ के जो है सो रिपब्लिक को एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जैक्टली बिकॉज, क्यों किया? बिकॉज वी वर प्रिपेयर्स टू एक्सेप्ट द इनहर्स कैपेसिटी ऑफ फॉर गुडनेस इन द अदर, क्योंकि हमें एक दूसरे के भला मानस पर विश्वास है या था। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप देयर बिलीफ इन गुडनेस, और मेरी इच्छा है कि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं कभी भी अपनी अच्छाई को न छोड़ें, आप उनके विश्वास उन पर करते रहें। दैट दे चेरिश दैट फेथ इज ह्यूमन स्प्रिंग्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और यह जो आपसी विश्वास हमारा है वही हमारा लोकतंत्र का आधार है। ठीक है ना? आफ्टर इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका एक नई लोकतांत्रिक देश बनी, ब्लैक लीडर्स अपील टू द फेलो ब्लैक, जो काले नेता लोग थे उसने काले लोग की जो समाज था उनसे आग्रह किया, फॉरगिव टू द वाइट फॉर एट्रोसिटीज। वे जो है सो जो काले गोरे जो लोग हैं उन्होंने जो अन्याय किया काले लोगों के साथ उनको भूल जाएं, हैड कमिटेड फाइल इन पावर, जब वो शासक थे। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस मैन एंड वुमेन। उन्होंने क्या कहा? अब हम लोग एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएं जहाँ पे सभी लोग को समानता मिले, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी रेस का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना? और वन डेमोक्रेटिक वैल्यू, और जहाँ पे लोकतांत्रिक आस्था को लागू किया जाए, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हो, एंड ह्यूमन्स राइट्स, और मानवाधिकार जो है का रक्षा कायम हो। द पार्टी दैट्स रूल्स थ्रू ऑपरेशंस एंड ब्रूटल स्किलिंग एंड द पार्टी दैट्स लेड टू द फ्रीडम। एक वह पार्टी थी जिसने क्रूरतापूर्वक शासन किया था काले लोगों को, और दूसरी ओर एक वह पार्टी थी जो स्वतंत्रता संघर्ष में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, स्वतंत्रता प्राप्त किया। ये दोनों ही प्रकार के जो लोग थे वो आपस में एक साथ बैठे, स्टेट टुगेदर टू ड्रॉ अप कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक संविधान बनाया। ठीक है ना? आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स, 2 वर्ष के बहस और चर्चा के बाद, they come out with one of the finest constitutions of the world has never had। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया, अनोखा संविधान बनाया जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। This constitution give to the citizens the most extensive rights available in any country। और यह जो संविधान है, उन्होंने इस संविधान ने ऐसा अधिकार अपने नागरिकों को दिया जो पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं है। टुगेदर दे डिसाइड, इसके साथ ही उन्होंने डिसीजन लिया दैट इन द सर्च फॉर ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होगा तो हम दोनों समुदाय मिलके उसका डिसीजन करेंगे। नो बॉडी शुड बी ट्रीटेड एज ए डोमेन, कोई भी व्यक्ति या समुदाय नहीं इस आधार पर ट्रीट होगा कि उसने
प्राचीन काल में कोई गलत कार्य किया था। दे एग्री दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और वो इस बात पे तैयार हो गए कि कोई भी समस्या अगर होगी दोनों ही समुदाय मिलकर उसका समाधान करेंगे। वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, वो वर्तमान में जो है सो देखेंगे, भूत में जो भी किया उसको हम लोग भूल जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वह भूत और भविष्य दोनों की बात करता है। वन हैंड्स इट इज सेटलमेंट पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीका, यह एक पवित्र समझौता है जिसमें साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं डिक्लेयर टू द अदर्स दैट वी शेल नेवर परमिट्स और रिपिटेशंस ऑफ आवर रेसिस्ट ब्रूटल्स और रिप्रेसिव पास्ट। हम लोग अब ऐसा कोई भी कार्य करने नहीं देंगे जो कि भूत में गोरे लोगों ने किया, वैसा अनुमति नहीं देंगे। बट इट इज also more than that, it is also characters for the transformations of our country into one the which is truly shared by all its people। पर बात इतनी नहीं है, यह अपने देश के सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है ना। ये कंट्री विच इज द फुलेस्ट सेंस ऑफ बिलोंग टू ऑल ऑफ अस ब्लैक एंड वाइट एंड मैन, श्वेत हो चाहे श्वेत हो, स्त्री हो पुरुष हो, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका यह सेकेंड पार्ट भी समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है व्हाई नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में मैं थर्ड एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है ना। हेलो व्यूज, आज हम आप लोग को बताएंगे कि किसी भी देश में संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान नियमों का एक संग्रह होता है जिस नियम के आधार पे उस देश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती है, उस देश के शासक को उन्हीं नियमों को पालन करना पड़ता है, उस देश के नागरिकों को भी उन्हीं नियमों को पालन करना पड़ता है। और इस प्रकार से जो संविधान है वह नागरिकों के बीच और सरकार और नागरिकों के बीच में एक विश्वास कायम करती है, भरोसा कायम करती है, जिससे देश में शांति स्थापित होती है। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस। द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस। साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, और संविधान क्या करता है। द ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ट इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग थे वो ऑपरेसर थे और जो काले लोग थे वो ऑपरेस्ट थे, वो दबने वाले थे। दोनों ने लोकतंत्र की स्थापना करने का जो है सो डिसीजन लिया, और ऐसा लोकतंत्र जिसमें कि सभी लोग मिलकर रहें, सभी का समान हैसियत रहे। इट वॉज नॉट गोइंग टू ईजी फॉर देम, लेकिन उनके लिए यह करना आसान नहीं था। टू ट्रस्ट ईच अदर्स, एक दूसरे पर विश्वास करना भी आसान नहीं था, क्योंकि जो गोरे लोग थे वह सदियों से काले लोगों को दबाया था। देयर हैज देयर फियर, उनके पास अपने अपने किस्म के डर थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वे अपनी इच्छाओं की सुरक्षा भी चाहते थे। द ब्लैक्स मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स ऑफ मेजोरिटी रूल्स वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। जो काले लोग थे वो चाहते थे कि लोकतंत्र में जो बहुमत का सिद्धांत है उसकी अवहेलना नहीं हो, मेजोरिटी का, बहुमत का सिद्धांत, ठीक है ना। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, काले लोग अपने सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक अधिकार भी चाहते थे। द वाइट्स माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, जबकि जो गोरे लोग थे वह भी चाहते थे कि उनका विशेषाधिकार, उनका जो विशेषाधिकार है उसकी सुरक्षा हो, उनकी संपत्ति जो है उनका भी जो है सो क्या हो, उनका भी सुरक्षा हो, ठीक है ना। आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू कॉम्प्रोमाइज, एक लंबे समय के बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौता के लिए तैयार हुए। द वाइट्स एग्री टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल्स, जो गोरी सरकार थी उसने इस बात को मान लिया कि बहुमत के आधार पर ही डिसीजन होगी, एंड दैट
वन पर्सन वन वोट, और हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा और गोरे और काले के वोट में कोई अंतर नहीं होगी। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक रूल राइट्स फॉर पीपुअर एंड वर्कर। वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार हो गए कि जो गरीब है, जो मजदूर है, उनका जो विशेष, जो उनके पास मुख्य जो बातें हैं, मूलभूत अधिकार है, वो उनको दिया जाएगा। द ब्लैक्स एग्री दैट माइनॉरिटी रूल्स वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। और काले लोगों ने भी विश्वास दिलाया कि हम लोग हर डिसीजन जो है सो बहुमत के आधार पर ही नहीं लेंगे। दे एग्री दैट माइनॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी। उन्होंने इस बात को मानने के लिए जो है सो वो तैयार हो गए कि जो गोरे लोग हैं उनकी संपत्ति को हम लोग नहीं छीनेंगे। हाउ वाज दिस कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट्स। लेकिन यह जो कंप्रोमाइज था, इसको कैसे असली रूप में जमा पहनाया जा सकता था। इवेंट्स इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर्स। अगर मान लिया जाए उनके बीच विश्वास कायम हो भी गया, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल बी नॉट ब्रोकन इन फ्यूचर। तो क्या गारंटी थी या होगी कि भविष्य में वह इस समझौते को नहीं तोड़ देता है। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशंस। तो इस स्थिति में तभी जो है सो आपका जो है सो भरोसा और जो है सो बरकरार रखा जा सकता है जब राइट डाउन सम रूल्स, कुछ नियम लिख लिया जाए, ऑफ द सेम, एक निश्चित एक प्रकार का नियम, that everyone should abide by, और जिसे सभी लोगों को मानने की बाध्यता हो। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future। इस रूल्स में यह भी लिखा जाना चाहिए कि जो भविष्य में सरकार है वह कैसे बनेगी, उनको कैसे चुना जाएगा। These rulers also determines what the election governments are empowered to do। इसमें यह भी लिखा जाना चाहिए कि जो सरकार चुन के आएगी उनके पास कौन सा अधिकार होना चाहिए, व्हाट दे कैन नॉट डू, और वो उनके पास कौन सा अधिकार नहीं होना चाहिए। फाइनली दीज रूलर्स डिसाइड टू राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। और इसमें नागरिक का क्या अधिकार है उनको भी लिखा जाना चाहिए। दीज रूलर्स वर्क्स ओनली इफ द विनर्स कैन नॉट चेंज देम वेरी इजी। लेकिन यह नियम तभी लागू होगा जब चुनी हुई सरकार अगर आती है तो उसे इस नियम को बदलने का अधिकार नहीं हो। दिस इज वाट द साउथ अफ्रीकन डिड। साउथ अफ्रीका के लोगों ने ऐसा ही किया। दे ऑल्सो एग्री दैट दिज रूल्स विल बी सुप्रीम। वे इस बात में सहमत हुए कि यह जो रूल्स है संविधान का वह सुप्रीम रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। डैट नो गवर्नमेंट्स विल बी इग्नोर। कोई भी सरकार उसे इग्नोर नहीं कर सकती है। दिस सेट्स बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। इस प्रकार से जो बेसिक रूल्स जो सेट था इसी को संविधान कहा गया। नियमों का जो संग्रह था इसी को संविधान कहा गया। द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। संविधान सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं बनाया गया था। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर एक देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। The relations may not have been as bad as between white and black in South Africa। यह जरूरी नहीं है कि उनकी रिश्ता जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका गोरे और काले लोगों के बीच में खराब थी वैसा यहाँ हर देश में हो। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल्स हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन पूरे विश्व के जो लोग हैं, सब लोग जितने देश हैं विश्व में, सभी की जो नागरिक हैं उनके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने इच्छाएं होती है। वाट एवर्स डेमोक्रेटिक्स और नॉट, चाहे वह कंट्री लोकतांत्रिक हो या नहीं हो। मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड्स टू हैव दिस बेसिक रूल्स। अधिकांश देशों में एक बेसिक रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। द अप्लाई नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स। और यह जो बेसिक रूल्स है या संविधान है वह सिर्फ सरकार पर ही लागू नहीं होती है। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस। किसी भी संस्था को इस संविधान की जरूरत पड़ती है। इट कुड्स बी क्लब इन योर एरिया, चाहे वह आपका एरिया का कोई क्लब हो या कोई कोऑपरेटिव संस्था हो। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स। इस प्रकार से संविधान जो है सो वह लिखी हुई नियमों का एक संग्रह होता है। डेट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल्स। वह सभी लोग इस नियम को सभी लोग मानते हैं। लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री, किसी भी देश में जो रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। इस प्रकार से संविधान जो है सुप्रीम सर्वोच्च नियम होती है। दैट्स डिटरमाइंस द रिलेशन अमंग पीपल, जो
लोगों के बीच रिश्ता को निर्धारित करती है किसी भी देश में, एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, और यह भी बताती है कि सरकार और नागरिक के बीच कैसा रिश्ता रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या जो संविधान जो है वो क्या करता है। फर्स्ट, इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले नागरिक के बीच में विश्वास कायम करती है, सहयोग कायम करती है। दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, जो भी किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के लिए आवश्यक होती है। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट्स विल बी कॉन्स्टिट्यूट्स। दूसरी यह इस बात को बताता है कि सरकार कैसे बनती है। हु विल्स हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, कौन पावर लेगा जब सरकार बनेगी, तो सरकार कौन बनाएगा और कौन चलाएगा सरकार। थर्ड, इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स। इसके अलावा यह बताता है कि सरकार के पास क्या अधिकार है। वह सर्वोच्च उसके पास अधिकार नहीं होता, जो चाहे वो नहीं कर सकता है। उनके पास उनके हाथ बंधे होते हैं। एंड टेल अस व्हाट दे ऑफ द सिटीजन्स आर, और नागरिक के पास क्या अधिकार है इसका भी निर्धारण संविधान में होता है। ठीक है ना। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एक्सप्रेशंस ऑफ द पीपल्स अबाउट गेटिंग अ गुड सोसाइटी। इसके अलावा यह जो संविधान है वह जनता की इच्छाओं को क्या करती है, पूरा करने का प्रयास करती है, उसके लिए अच्छा समाज बनाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से आपको हमने इस एपिसोड में बतलाया कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है भारत में, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो व्यूज, आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो भारतीय संविधान जो बना वह किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान बना, दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना था, तो जब वहाँ संविधान बन रहा था उसी समय वो लोग सोचे और उसी समय बनाए। उसके पहले उनके दिमाग में संविधान के बारे में कोई सोच नहीं थी। लेकिन इसके विपरीत जो भारत में संविधान बना था, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी उस पीरियड में ही लोग सोच रहे थे कि संविधान कैसा होना चाहिए। सिर्फ वो अंग्रेजों से लड़ाई ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वह यह भी सोच रहे थे कि जो हमारा संविधान है वो कैसा होना चाहिए, और इसी के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस। जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ और वहाँ पर संविधान बनने की जो प्रक्रिया चली बहुत ही कठिन था, ठीक उसी प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हुई तो यहाँ पे भी जो संविधान बनना प्रारंभ हुआ वह बहुत ही कठिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। भारत जैसे विशाल और विभिन्नता वाले देश में इस देश के लिए एक संविधान बनाना बहुत ही कठिन था, उतनी आसान नहीं थी। At that time, the peoples of India were emerged from the status of subjects to that of citizens. उस समय जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके पहले भारत के लोग एक प्रजा थे, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो यहाँ के लोग एक नागरिक बने। The country was born through a partitions. हमारा जो देश है भारत, इसका जो विकास हुआ वह एक विभाजन के द्वारा हुआ। बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है ना। This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. हमारे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बहुत ही दुखद जो है सो और बहुत ही डरावनी घटना थी। ठीक ना। At least 10 lakhs people were killed on both sides of the border in partitions related violence. जब भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ तो दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हुई उसमें करीब 10 लाख से अधिक लोग भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मारे गए। देयर वर अनदर प्रॉब्लम, और बहुत सारी समस्याएं जन्म ली। द ब्रिटिश हैड्स लेफ्ट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन्स इंडिपेंडेंस। जो प्रिंसली स्टेट थे, राज्य जो अंग्रेज के अधीन नहीं था, प्रिंसली स्टेट था, उन स्टेटों को अंग्रेज ने कहा आप चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, आप चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे आप स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है ना। द मर्ज ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज
और डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। इन पिछली स्टेट को भारत में लाना एक बहुत ही अनिश्चित भरा जो है सो आपका समस्या था। When the constitution was being written, the future of country did not look as secure as like it does today. जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें भारत का जो भविष्य था, भारत का जो परिस्थिति था उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है। The maker of constitutions had an expertise about the present and the future of country. हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको भारत के जो वर्तमान स्थिति थी और भारत की जो भविष्य की स्थिति थी, भारत भविष्य में कैसा बनेगा, इसकी उनको काफ़ी चिंता थी। डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, इन सारे कठिनाइयों के बावजूद देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे इनके सामने बहुत ऐसी बातें थी जो उनके लिए अच्छी थी। अनलाइक साउथ अफ्रीका के विपरीत, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट कॉन्सेंस अबाउट व्हाट आर डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। उनको भारतीय जनता के माइंड में बिठाना नहीं पड़ा कि यहाँ का संविधान कैसा होना चाहिए। मच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स। हमारे यहाँ संविधान कैसा होना चाहिए इसके बारे में विचार बहुत पहले से ही पनप रही थी, क्रिएट हो रही थी, है ना। आवर नेशनल मूवमेंट्स वाज नॉट मेरली ऑब्स्टिकल अगेंस्ट फ्रीडम फॉरेन रूल्स। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई था वह न सिर्फ केवल एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी बल्कि इससे अधिक भी कुछ और थी। इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल ऑफ रीजेनेट आवर कंट्री। यह हमारे देश के विकसित होने का समय था। एंड ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, हमारे समाज और राजनीति में भी बदलाव होने का समय था। देयर वॉज शार्प डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियंस। हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बीच में काफ़ी भिन्नता थी विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स अबाउट कि फ्रीडम स्ट्रगल कैसा होना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिया जब स्वतंत्र होगा तो संविधान कैसा होना चाहिए। येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन कुछ बेसिक बातों पे सभी लोग एक जो है सो सहमत हुए, है ना। आफ्टर फॉर बैक एज इन 1928, अब हम लोग 1928 में जो घटना घटी थी भारत में उसकी ओर चलते हैं। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिया। जो मोतीलाल नेहरू थे और उनके जो 8 सहयोगी थे उन लोगों ने एक संविधान बनाया था, लघु संविधान 1928 में। इन 1931 द रिजोल्यूशंस एट द कराची सेशंस। इसी प्रकार से 1921 में कराची में एक कोर्स रेजोल्यूशन चल रही थी, नेशनल कांग्रेस ड्वेल्स वन हाउ इंडिपेंडेंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। वहाँ पे इस बात पे विचार विमर्श किया गया कि जो भारतीय संविधान होगा भविष्य में कैसा होगा, है ना। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर्स कमिटेड टू इंक्लूजन्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। ये दोनों जो बैठकें हुई थी यहाँ पे निष्कर्ष लिया गया कि जब भी संविधान बनेगा तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज है, मतलब सभी को मत देने का अधिकार जो है वह रहेगा। राइट्स टू फ्रीडम्स, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। एंड इक्वलिटी, और सभी को समानता का अधिकार रहेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और किसी भी राज्य का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी अधिकार की रक्षा की जाएगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, जब देश स्वतंत्र होगा, ठीक ना। यही कारण है कि 1976 में कांग्रेस सरकार ने भारत को सेकुलर कंट्री बना दी। दस सम बेसिक वैल्यू वर्स एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स। इस प्रकार से कुछ जो बेसिक वैल्यू था, बातें थी, उसको सभी नेताओं ने स्वीकार किया। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा जो संविधान सभा था उसके पहले ही उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। मेट टू डिलिबरेट्स वन द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब संविधान कैसा होना चाहिए। द फैमिलियर विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल्स रूल्स आल्सो हेल्प डेवलप। जब हमारे देश के जो नेता थे, जो यहाँ के जो अंग्रेज सरकार की जो संस्थाएं थी उसे चलाने का उनको अनुभव हो चुका था। एंड एग्रीमेंट्स ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, और तो इसलिए वो इस बात पे सहमत हो गए थे कि जो उसमें जो अच्छी बातें हैं उसे हम अपने शासन में व्यवस्था में सम्मिलित करेंगे। द ब्रिटिश रूल्स हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू ए फ्यू। जो ब्रिटिश सरकार जो था उसने सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया था। वन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। इस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार था वह बहुत ही वीक लेजिस्लेचर को स्थापित किया था। इलेक्शंस वर्स हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। 1937 में जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है
क्षेत्रीय जो आपका विधानसभा है उसका चुनाव हुआ, एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, और पूरे ब्रिटिश इंडिया में जो है सो भारतीय लोग भी मिनिस्टर बने। दिस वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन यह जो सरकार थी पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन जो हमारे भारतीय नेता थे जब वह आपका विधानसभा में काम कर रहे थे तो उन्हें अनुभव हुआ, है ना, प्रूव टू वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, इसलिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। इन सेटिंग अप वंस इंस्टीट्यूशंस, अब वो सोचने लगे कि नहीं, ये जो संस्थाएं हैं इसमें जो विशेषताएं हैं उससे हम अपने संविधान में से सम्मिलित करेंगे ताकि हमारा भारत का विकास अच्छे से हो, एंड वर्किंग इन दैम। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी उससे सम्मिलित कर लिया संविधान में। प्रोसीड्यूर्स फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस प्रकार से 1935 का संविधान एक्ट, 1935 का एक्ट। ईयर्स ऑफ थिंकिंग्स एंड डेलिब्रेशंस ऑफ द फ्रेमवर्क, बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे वर्षों से भारतीय लोग सोच रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी थे वो सोच रहे थे कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, है ना, एड ऑनर्स बेनिफिट आवर लीडर्स गेन्स कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। लेकिन इसके अलावा जो हमारे संविधान निर्माता थे वह दूसरे जो देश थे विश्व के, वहाँ पे जो संविधान थी, वहाँ पे जो अच्छाइयाँ थी संविधान में, उसे भी अपने परिवेश में लिया। बट वन टर्म मैनी आवर लीडर्स वर्स इंस्पायर्स बाय द आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे प्रभावित हुए। जैसे फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, है ना, और भाईचारे का सिद्धांत, जो इन सारी बातों को हमारे संविधान में लिया गया। गणतंत्र का सिद्धांत, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह ब्रिटेन से लिया गया। एंड बिल ऑफ राइट्स, और जो बिल राइट है वो यूएसए से लिया गया, मतलब अमेरिका से लिया गया। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस इन रशिया हैड इंस्पायर मैनी इंडियंस, जब रशिया में सामाजिक क्रांति हुई, समाजवाद की स्थापना हुई, तो इससे भारत के भी लोग काफ़ी प्रभावित हुए। इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग द सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, और भारत में भी जो है सो उसकी नकल की गई, उससे उसके जो विशेषता था उसको लिया गया, और भारत को भी एक सामाजिक और आर्थिक समानता जो है वाला देश बनाया गया। मतलब यहाँ पे जो है सो जो सरकार है, जो हमारी संविधान है, वह सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करेगी, ऐसा डिसीजन लिया गया। येट दे वर्स नॉट सिंपली क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सुटेड आवर कंट्री, लेकिन वो जो भी बाहरी देशों से जिन बातों को लिया उसे भारतीय परिवेश के अनुसार ढालने का प्रयास किया। ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, इस प्रकार से ये सारी बातें मिलकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है ना, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। हेलो व्यूज, आज हम आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, संविधान सभा क्या है, इसके बारे में विस्तार से इस एपिसोड में बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा यह एक ऐसी सभा होती है जो संविधान का निर्माण करती है। भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ उसको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, और इनके सदस्यों का चुनाव जो है सो उसमें यहाँ पे जो प्रांतीय विधान सभा का चुनाव हुई थी अंग्रेज काल में, वही लोग थे। ठीक है ना। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्स कॉन्स्टिट्यूशंस वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो संविधान बनाने का जो काम जो करती है, जो सभा करती है, इनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये चुने होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, संविधान सभा कहा जाता है। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946, संविधान सभा का जो चुनाव यहाँ हुआ था 1946 में हुआ था जुलाई में। इट फर्स्ट मीटिंग्स वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और इसका पहला जो आपका मीटिंग रखा गया वो 1946 के दिसंबर में रखा गया था। Soon after the country was divided into India and Pakistan, लेकिन बहुत जल्द ही भारत दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan, और इस प्रकार से जो संविधान सभा था, जो Constituent Assembly था, वह भी दो भागों में बट गया, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान का संविधान सभा। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitutions had 299 members. The Assembly adopted the Constitutions on 26 नवंबर 1949। जो संविधान सभा था इसने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन
26 जनवरी 1950, लेकिन यह जो है सो अस्तित्व में 1950 में आया 26 जनवरी को। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर, और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। वाई वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 7 डिकेड्स एगो। आज संविधान बनने में 70 वर्ष हो गई है, फिर भी हम लोग संविधान को पूरे भारत की जनता मन से स्वीकार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन्स अबव, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, फिर बताएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ मेंबर्स अलोन। संविधान जो बना था उसे सिर्फ भारतीय जो संविधान सभा था उन्हीं का विचार नहीं था। इट एक्सप्रेस ए ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ दिस टाइम, या उसमें की जो जनता थी उनका विचार था। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड ये रीराइट्स देयर कॉन्स्टिट्यूशंस अफ्रेश। बहुत सारे जो देश हैं विश्व में, वहाँ पे फिर से संविधान लिखा गया। क्यों लिखा गया? बिकॉज द बेसिस रूल्स वर्स नॉट एक्सेप्टेड ऑल मेजर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि वहाँ का जो संविधान लिखा गया था उसकी जो बेसिक रूल्स था उसे न तो वहाँ की जनता उसी समय स्वीकार की और न पॉलिटिकल पार्टी स्वीकार की थी, ठीक है ना। इन सेम ऑफ अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्ट एज ए मोर पीस ऑफ पेपर। और इस प्रकार से उन देशों में जो संविधान था वह एक सिर्फ कागज का टुकड़ा था, है ना। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, और कोई भी उसे मानने को तैयार नहीं था। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, लेकिन जो हमारा संविधान था इसका जो अनुभव था वो बिल्कुल अलग थी। ओवर ये लास्ट हाफ ऑफ सेंचुरी, मतलब पिछले 50 वर्षों में सिविल ग्रुप्स हैव बीन क्वेश्चंस। बहुत सारे सामाजिक ग्रुप थे, उन्होंने प्रश्न तो उठाया संविधान पर, लेकिन है ना, लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन किसी भी सामाजिक समूह ने संविधान की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया, जो कि हमारे संविधान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। अब दूसरा ये बात है कि क्या जो संविधान जो बना है वो क्या भारत के लोगों ने बनाया है? अगर भारत के लोगों ने बनाया था तो क्या ऐसा ही होता? देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज एट दैट टाइम। चूँकि उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं थी, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार नहीं थी, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था विदाउट किसी कास्ट और रिलीजन्स और रीजन्स के भेदभाव के। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए जो संविधान सभा था उसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोग नहीं कर सकते थे। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजनल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। यह जो सदस्य जो था संविधान सभा का, वो जो क्षेत्रीय जो चुनाव परिषद था, चुनाव परिषद या विधान परिषद, उसके सदस्य ही थे। डैट वी हैव मेंशन्ड अबव, जो हम पहले बता चुके हैं। दिस एंश्योर अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। लेकिन इस जो मेंबर जो थे भारत के हर एक भौगोलिक क्षेत्र के मेंबर थे, है ना। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो असेंबली था इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिपत्य था। द पार्टी दैट लेट्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वह पार्टी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है ना। बट कांग्रेस इट सेल्फ इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें बहुत सारे ग्रुप थे, पॉलिटिकल ग्रुप थे उस पार्टी के अंदर, एंड ओपिनियन, और उनके विचार भी अलग अलग थे। द असेंबली हैज मैनी मेंबर्स। असेंबली में बहुत सारे मेंबर थे हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। इन सोशल टर्म्स टू असेंबली रिप्रेजेंटेड्स नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप। और इस प्रकार से जो असेंबली था इसमें बहुत सारे जो है सो भाषा बोलने वाले लोग सदस्य के रूप में चुने गए। बहुत सारे अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग क्लास के थे, अलग अलग धर्म के थे और अलग अलग पेशा अपनाने वाले लोग थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड, तो इस प्रकार से अगर संविधान सभा का चुनाव भी हुआ होता यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के द्वारा, इट्स कंपोजिशंस वुड नॉट हैव बीन डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तो संविधान जो बना है आज उसमें और जो उसमें बनता जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। फाइनली द मैनर्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्स गिव सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। इस प्रकार से अंत में जो संविधान सभा ने जो बनाया संविधान, वह जो है सो आपका उस समय की विचार थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्स इन ये सिस्टमेटिक्स, संविधान सभा एक के सिस्टम से बना है ना, क्रमबद्ध, ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर, और जो उसमें जनता की जो इच्छा थी उसके अनुसार बना। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड। पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है सो सिद्धांत चुना गया, एंड एग्री अपॉन, उस पर लोग तैयार हुए।
देन द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। उसके बाद बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, और एक बेसिक प्रारूप बनाया गया संविधान का। उस पर विचार करना प्रारंभ किया गया। Several rounds through discussions took place on the draft constitutions। जो ड्राफ्ट बनाया गया संविधान का, उस पर कई चरणों में उस पर विचार विमर्श हुई, है ना, बातचीत हुई, क्लोज बाय क्लोज, हर एक पैराग्राफ पे। मोर देन 2000 अमेंडेड वर कंसिडर्ड, और उसमें 2000 से अधिक सुधार की गई, संशोधन किया गया संविधान में, मतलब उसमें जो बहस चल रही थी। द मेंबर्स डिलिब्रेट्स फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। और इस प्रकार से जो संविधान बना, इसमें 114 बार जो है सो आपका सभा बुलाई गई, और उसमें हर एक शब्द पे, हर एक लाइन के शब्दों पर ध्यान दिया गया, और इस 3 साल तक इस तरह से कंटिन्यूअस बातचीत चलती रही। एवरी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड एंड एवरी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसको प्रेजेंट किया गया, एंड एवरी वर्ड्स स्पोकन, हर एक शब्द को बोला गया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, और सबको रिकॉर्ड रखा गया और सुरक्षित रखा गया, ठीक है ना। These are called constituent assembly debate। इसको संविधान सभा का डिबेट कहा जाता है। When printed, these debates are 12 बल्कि वॉल्यूम, इसको 12 भागों में बांटा गया है। These debates provides the rationales behind every provisions of the constitution। इस डिबेट को सुनने के बाद कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो समझ में आ जाती है। They are used to interpret the meaning of the constitution। इस प्रकार से यह जो आपका डिबेट का जो रिकॉर्डिंग रखा गया, संविधान में किसी भी किसी भी विचार को समझ नहीं पाते हैं शब्द को, तो इसको सुनने के बाद समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। संविधान का दर्शन क्या है, इसे प्रीएम्बल भी कहा जाता है ना। The constitutions began with the short statements of its basic value। संविधान है, इसमें कुछ मूलभूत बातें जो है सो संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसे संविधान का प्रीएम्बल या प्रस्तावना कही जाती है। अब इसमें कहा गया पहली फर्स्ट पॉइंट में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के जो लोग हैं, द कॉन्स्टिट्यूशंस हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्ट बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब संविधान जो लिखा गया है, इसको जो भारत के लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वही लिखे हैं, है ना। एंड नॉट हेडेड ड्रॉन टू देम बाय किंग, इसे किसी किंग ने नहीं लिखा है, और न तो एनी आउटसाइड पावर, न तो किसी बाहरी ताकत ने यहाँ के संविधान को लिखा है। सोवरेन मीन्स सर्वोच्चता। पीपल्स हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस वन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। हमारे भारत के जो लोग हैं वह स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, चाहे, है ना, उनका आंतरिक मामला हो या उनका विदेशी मामला हो। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहरी ताकत, बाहरी देश भारत सरकार को दबाव नहीं दे सकती है कि आपको ऐसा ही करना है। भारत सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वैसा डिसीजन देश के लिए ले सकता है जो भी देश के हित में हो, ठीक है ना। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है, समाजवाद। वेल्थ एंड इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। अब क्या जो धन है वह समाज के सब लोग मिलजुल कर ही कमाते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। इसलिए जो सरकार है उनको चाहिए कि जो हमारे देश में जो लैंड है, जो भूमि है और जो इंडस्ट्री है ना, उसका जो है सो इस प्रकार से उसका जो है सो बंटवारा के लोगों के बीच में, ताकि सामाजिक और आर्थिक जो है सो समानता लोगों के बीच में स्थापित हो सके, ठीक। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम्स टू फॉलो एनी रिलीजन्स। हमारे देश में नागरिक को अधिकार है कि वह किसी भी जो है सो धर्म को मान सकता है ना। बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन्स। लेकिन भारत सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म वहाँ का जो है सो ऑफिशियल धर्म है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। जो सरकार है, हर एक जो धर्म के लोग हैं उनके साथ बराबर का जो है व्यवहार करती है, और वो अपने बिलीफ को, अपने विश्वास को अमल में ला सकते हैं, उसे
प्रैक्टिकल में उसका प्रयोग कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का वह रूप वेयर पीपल्स एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जहाँ पे जनता को समान राजनीतिक अधिकार मिलता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या स्त्री पुरुष के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं की जाएगी। सभी को एक वोट देने का अधिकार है और उनके वोट का मूल्य बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। इलेक्टेड देश रूलर्स, और वो अपने वो जो है सो रिप्रेजेंटेटिव का, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सकते हैं। होल्ड देम अकाउंटेबल, और उन्हें उत्तरदायित्व जो है सो रख सकते हैं, मतलब उन्हें जवाबदेह रख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, सरकार अगर जनता के लिए अच्छा कार्य नहीं करेगी तो जनता वोट नहीं देगी, वह चुनाव हार जाएगा। इसलिए जनता को मजबूर होकर जनता के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज रन्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, जो सरकार चलती है वह कुछ बेसिक रूल्स से चलती है, जिसे संविधान कहा जाता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या होता है, गणतंत्र। द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, जो हमारा देश है वहाँ की जो सरकार होती है वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना। एंड नॉट ये हेरिडेटरी पोजिशन, नॉट कि वो कोई राजा होते हैं जैसे कि परंपरागत रूप से चुना जाता है। ठीक। फॉर जस्टिस सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन्स एंड जेंडर। किसी भी जनता को इसलिए नहीं दबाया जा सकता है, इसलिए नहीं सताया जा सकता है कि जो है वो किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे कास्ट का है, वो स्त्री है ना। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड, और सामाजिक जो असमानता है उसे दूर किया जाना चाहिए या जाएगा। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, जो सरकार है वो सबके लिए समाज कल्याण का कार्य करेगी। स्पेशली ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, खास करके उन वर्गों के लिए जो समाज में पिछड़ गए हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स, किसी भी नागरिक पे बिना कोई कारण का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इन व्हाट दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, वो अपने विचार को जो सोचते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एंड द वे टू विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन, और जो वो सोचते हैं उसे वो कार्य के रूप में परिणत भी कर सकते हैं, बशर्ते उनका किया हुआ काम समाज के किसी दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून के समक्ष बराबर हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड, सामाजिक रूप से जो असमानता समाज में कायम है वह अब समाप्त हो जाएगी। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और सरकार को चाहिए कि सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएं। फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृत्ववाद, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, हम लोग को ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हम लोग सभी एक परिवार के हैं। नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इंटीरियर, और किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि जैसे कि वो मेरे परिवार का नहीं है। ठीक है ना। द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन प्रेम्बल्स थ्रू द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल्स अमेंडेड इन 1976। हमारे संविधान में जो सोशलिस्ट जो शब्द है समाजवाद, और सेकुलर जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसे 1976 में 1976 में 42वां संशोधन में जोड़ा गया। 42 अमेंडेड में इसको जो है सुधार किया गया। ठीक है ना। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा को जिन्होंने लिखा था उनके बारे में। सबसे पहले हम वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। इनका जन्म 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये जो है सो गृह मंत्री थे कब, अंतरिम सरकार में, और ब्रॉडकास्टिंग्स भी जो है सो मिनिस्टर भी थे। ये एक लॉयर भी थे, और जो है सो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, वहाँ पे ये जो है सो लीडिंग का काम किए थे, लीडर का नेतृत्व किए थे। प्ले ये डिसाइसिव रोल्स इन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज़ों ने जो यहाँ की जो प्रिंसली स्टेट था उन्हें कहा कि आप चाहे तो इंडिया में मिल सकते हो, और आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, और आप चाहे तो फ्री रह सकते हो। तो बहुत ही कठिन था प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाना, जिस काम को जो है सो इन्होंने बखूबी निभाया। लेटर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बाद में ये उप प्रधानमंत्री भारत के बने। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद की। इनका जन्म 1888 में हुआ था। 19
1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म सऊदी अरबिया में हुआ था, ठीक है ना। ये एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट थे, ऑथर भी थे, लेखक भी थे एंड थियोलॉजियंस, स्कॉलर ऑफ अरबी का उनको बहुत ज्ञान था अच्छा। कांग्रेस लीडर भी थे ये और एक्टिव जो है सो नेशनल मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे। अपोज्ड मुस्लिम स्पार्टिस्ट पॉलिटिक्स, और जो मुस्लिम जो पार्टी थे जो कि मुस्लिम लीग का समर्थन करते थे, जो कांग्रेस से घृणा करते थे, इनको ये पसंद नहीं था। ये जो है सो कांग्रेस का समर्थक थे और इनका कहना था कि कांग्रेस जो है सो ही मुस्लिम का प्रतिनिधि करता है, मुस्लिम का चिंतक है, ठीक है ना। बाद में ये जो है सो एजुकेशन मिनिस्टर बने, भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर जब भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। इनको कौन नहीं जानता, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जब देश स्वतंत्र हुआ था। इनका जन्म 1884 में हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इनका जन्म बिहार में जिला देवी नामक गांव में हुआ था और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, तो वही बता ही रहे हैं। लॉयर्स नॉन फॉर हिज रोल इन चंपारण सत्याग्रह, एक वकील भी थे और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में बिहार में, वहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था गांधी जी के साथ, ठीक है ना। बाद में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने आपका, ठीक है ना। और 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था हर साल, ये 3 वर्ष तक जो है सो कांग्रेस का क्या रहे प्रेसिडेंट रहे, ठीक है ना। हम भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। इनका जन्म 1851 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी था संविधान का, उसके ये चेयरमैन थे। सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर्स एंड एगिटेटर्स अगेंस्ट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, और ये सामाजिक क्रांतिकारी जो है सो विचारक थे और कास्ट सिस्टम का जो असमानता कास्ट सिस्टम में थी उसके ये विरोधी थे। लेटर लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और बाद में जो है सो ये आपका कानून मंत्री बने भारत के प्रथम। फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक भी थे। इसके बाद हम बात करते हैं जयपाल सिंह का। ये झारखंड के थे, इनका जन्म झारखंड में हुआ था 1903 में और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। ये स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशनलिस्ट, ये एक खिलाड़ी भी थे और एक शिक्षाविद भी थे। कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, और पहली जो हॉकी टीम का जो है सो ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे, कैप्टन थे। फाउंडर ऑफ आदिवासी महासभा के संस्थापक भी थे। लेटर फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी, बाद में झारखंड पार्टी के एक संस्थापक बन गए। अब उसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनको कौन नहीं जानता है। इनका जन्म 1901 में हुआ था, मृत्यु 1953 में हुई। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और ये जो है सो आपका इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में। ये एक शिक्षाविद भी थे और लॉयर भी थे, एक्टिव इन हिंदू महासभा और हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य थे। लेटर फाउंडर्स प्रेसिडेंट्स ऑफ भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बन गए, ठीक है ना। बलदेव सिंह, इनका जन्म 1901 में हुआ था और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। ये एक बहुत ही सफल व्यापारी थे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे एंड लीडर ऑफ द पैंथिक अकाली पार्टी के लीडर भी थे पंजाब में असेंबली में। ये नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो था संविधान सभा, वहाँ पे कांग्रेस के नामित सदस्य थे। लेटर डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने आपका कैबिनेट में, ठीक है ना। इसके बाद टीटी कृष्णाचारी, इनका जन्म 1899 में हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और ये भी एक एंटरप्रेन्योर थे और कांग्रेस लीडर थे और बाद में जो है फाइनेंस मिनिस्टर बने, वित्त मंत्री बने भारत के, ठीक है, प्रथम। एच.सी. मुखर्जी, इनका जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में, उसमें बंगाल ही थे और ये वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के और एक बहुत जाने माने लेखक भी थे और शिक्षाविद भी थे। कांग्रेस लीडर्स भी थे, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियंस काउंसिल्स, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के भी मेंबर थे एंड बंगाल लेजिस्लेचर असेंबली, और बंगाल लेजिस्लेचर असेंबली के भी मेंबर थे। लेटेस्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, बाद में वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने। इसके बाद हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू की। ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1879 में और 1949 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक कवि थे, एक लेखक थे और कवित्री मतलब थी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। एमंग द फॉरमोस्ट वुमेन्स लीडर्स इन द कांग्रेस में ये सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध महिला लीडर थी। लेटर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, बाद में उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनी। इसके बाद हम बात करते हैं सोमनाथ लाहिड़ी की। इनका जन्म 1901 में वेस्ट बंगाल में हुआ था और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक लेखक थे और एडिटर भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी जो है ऑफ इंडिया का लीडर भी थे।
बाद में जो है सो ये वेस्ट बंगाल का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहाँ का मेंबर बने, ठीक है ना। कन्हैयालाल मुनिकलाल मुंशी, इनका जन्म गुजरात में 1887 में हुआ था और 1901 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और ये एक वो एडवोकेट थे, इतिहासकार थे और भाषाविद भी थे, कांग्रेस लीडर भी थे और गांधी जी के विचार के समर्थक भी थे। बाद में ये जो है सो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी बने और फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, ठीक है ना। इसके बाद जी दुर्गावती देशमुख की बात करते हैं, जिनका जन्म 1909 में आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था और 1981 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक वकील थे और पब्लिक एक्टिविस्ट थे, वुमेन के लिए की समर्थक थी, है ना। और फाउंडर ऑफ महिला सभा की संस्थापक भी थी, कांग्रेस लीडर भी थी और बाद में जो है सो ये चेयरपर्सन सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की बनी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इनका जन्म 1889 में हुआ था, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये हमारे जो अंतरिम जो सरकार बनी थी अंग्रेज के काल में, तब भी ये जो है सो ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे और ये एक लॉयर भी थे और कांग्रेस के ये बहुत प्रमुख लीडर थे और ये जो है सो समाजवाद के समर्थक थे, एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी के भी समर्थक थे और एंटी इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद के भी विरोधी थे। लेटर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये बने, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सो हमने आपको मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के जो प्रमुख रचनाकार थे, जो लेखक थे, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त हुआ और आप को जो है सो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप देखना न भूलेंगे। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है अपने क्लास में तो इतना, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।